हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम साइंस क्लास नंबर 171। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स का आज हमारा 5वां वीडियो है। यहाँ पे हम इससे पहले थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनहेरिटेंस कैसे होता है, सेक्स लिंक्ड डिजीज का, ऑटोसोमल डिजीज का, ठीक है, और उसके अलावा हीमोफीलिया का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस 5th वीडियो में डिस्कशन करेंगे कुछ फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया और एल्बिनिज्म, इन तीनों डिजीज का हम यहाँ पर आज एक साथ में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट डिजीज है तीनों और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे गए हैं। चलो शुरुआत करता हूं। यही बार बार देखते हैं हम लोग चार्ट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया कंप्लीट कर चुके हैं और हीमोफीलिया कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग ये 3 डिजीज एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म और फिनाइलकीटोन्यूरिया देखने वाले हैं और ये तीनों आती है किस कैटेगरी में? ये आएगी हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव कैटेगरी के अंदर ये तीनों डिजीज आएगी। यानी कि चाहे आप एल्केप्टोन्यूरिया की बात करो, एल्बिनिज्म की बात करो या फिनाइलकीटोन्यूरिया की बात करो, ये तीनों डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव की तरह इनहेरिट होती है। तो जब इन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी हिसाब से इसका आंसर देना पड़ेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा यहाँ पे इस वीडियो में एंड में। चलिए शुरुआत करता हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में मेन 2 ग्रुप्स हमने डिसाइड कर रखे थे। एक ब्लड डिस्क्राशियाज मतलब ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जितनी भी थी, ठीक है, और दूसरे थे इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो ब्लड डिस्क्राशियाज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म पे आता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले ये वर्ड उठाता हूँ मैं, एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। अगर उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में अगर कोई एरर आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। और उससे पहले मैं वर्ड लगा रहा हूँ इनबॉर्न। इनबॉर्न मतलब जो हमारे पास बचपन से हो, कंजेनाइटल हो, उसको हम कहते हैं इनबॉर्न। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन के एरर्स जो किसी इंडिविजुअल में इनबॉर्न होते हो, बचपन से होते हो, वो इस कैटेगरी में आएंगे। यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं जेनेटिकल एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसके अंदर मेन 3 डिजीज हमें स्टडी करनी है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया और एल्बिनिज्म। यानी तीनों के तीनों इनबॉर्न एरर्स हैं मेटाबॉलिज्म के। तो वो कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिससे तीनों रिलेटेड है, वो हम लोग पहले यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। क्योंकि देखो अगर ये मेटाबॉलिज्म आपको समझ में आ गया तो ये तीनों डिजीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म हम यहाँ पर पहले स्टडी करेंगे ताकि ये तीनों डिजीज हम समझ सकें। फिनाइल एलानिन जैसा हम जेनेटिक्स में पहले पढ़ चुके हैं, ये एक तरह की अमीनो एसिड होती है। तो शुरुआत करूंगा मैं फिनाइल एलानिन PA से। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, बिकॉज अमीनो एसिड है तो एक NH2 ग्रुप, एक COH ग्रुप और उसके साथ में एक बेंजीन रिंग, यानी कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल हो गया फिनाइल एलानिन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कोई एक ही मेटाबॉलिक रिएक्शन करता हो। मल्टीपल मेटाबॉलिक रिएक्शंस एसोसिएटेड होती है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में। उन्हीं में से 4 अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले देखो फिनाइल एलानिन सबसे पहले कन्वर्ट होता है एक और डिफरेंट अमीनो एसिड में जिसका नाम है टायरोसिन। अब यहाँ पे टायरोसिन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस केवल और केवल है एक OH ग्रुप का, जो कि यहाँ बेंजीन रिंग पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे केवल इस OH का डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं फिनाइल एलानिन का हाइड्रोक्सिलेशन करूं तो क्या बनेगा? टायरोसिन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन। यानी कि फिनाइल एलानिन से अगर आपको टायरोसिन बनाना है तो आपको एक सिंपल प्रोसेस करना है और वो है हाइड्रोक्सिलेशन। इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन करवाने वाला एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये चीज मैं आपको बार बार समझाता आ रहा हूँ कि एंजाइम्स का नाम सबस्ट्रेट के नाम पे और वो कौन सा फंक्शन कैरी आउट कर रहा है उसके बेस पे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोक्सिलेशन करता है फिनाइल एलानिन का, और इसका हाइड्रोक्सिलेशन से जो अमीनो एसिड बनती है उसका नाम है टायरोसिन। अब ये टायरोसिन इन्वॉल्व है आपकी बॉडी में बहुत सी अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ में। यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट्स में मैं आपको बता दूं। देखो फिनाइल एलानिन हम लोग बेसिकली हमारी डाइट से लेते हैं। यानी एक ऐसी अमीनो एसिड हो गई, ये हो गई हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स। किसको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स? वो अमीनो एसिड्स जो हमें डाइट में एसेंशियल होती है उसे हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बट फिनाइल एलानिन जब आपकी बॉडी में जाती है तब वो खुद टायरोसिन का फॉर्मेशन कर सकती है। यानी टायरोसिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमें डाइट में रिक्वायर्ड नहीं होती। बस इसी तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं अमीनो एसिड्स का। तो टायरोसिन कैसे हो गई? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और फिनाइल एलानिन हो गई एक एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये टायरोसिन इन्वॉल्व है अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे पहली रिएक्शन में टायरोसिन जो है बनाता है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। क्या बना रहा है?
डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, जिसको हम कहते हैं डोपा। अब यहाँ पे इस वर्ड को अच्छे से देखो, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, यानी एक फिनाइल एलानिन मॉलिक्यूल पे मैंने 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए, तो क्या बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। अब ध्यान से देखना, डोपा का स्ट्रक्चर देखो, डोपा के स्ट्रक्चर में अगर मैं ये 2 OH हटा दूं तो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर किसका बनेगा, फिनाइल एलानिन का। इसका मतलब फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए आपने करवाया हाइड्रोक्सिलेशन। अब अगर टायरोसिन में एक और हाइड्रोक्सिलेशन में करवा दूं तो क्या बनेगा, डोपा। यानी फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेशन से बनेगा टायरोसिन, और इसके भी हाइड्रोक्सिलेशन से क्या बनेगा, डोपा, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। यानी कि अगर फिनाइल एलानिन मॉलिक्यूल पे 2 OH लगा दूं तो बन जाएगा डोपा या डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। और यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है, कि टायरोसिन सबस्ट्रेट है और हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिलेशन, यानी टायरोसिन के हाइड्रोक्सिलेशन से बनता है डोपा, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। नेक्स्ट, डोपा कन्वर्ट होके बनाता है डोपामिन। डोपा कन्वर्ट होके बनाता है डोपामिन। डोपामिन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो डोपामिन और डोपा में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है ये इस कार्बन का। यहां पर ध्यान से देखना, ये बीच में यहाँ पे कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी मैंने डोपा में से जब CO2 रिलीज कर दी तो क्या बना, डोपामिन। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये स्टेप कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ CO2। बाकी डोपा और डोपामिन का स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंस है केवल CO2 का। तो ये बन गया डोपामिन। डोपामिन बाद में कन्वर्ट होता है नॉर एड्रिनलिन। ध्यान रखना, अभी जो फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म केवल हमें इस जेनेटिक्स चैप्टर से इसका रिलेशन नहीं है। आप समझ रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर या कोई पर्टिकुलर टॉपिक वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको एंडोक्राइन सिस्टम में वापस पढ़नी पड़ेगी, तो यहीं पे आप इन चीजों को सीख लो। नॉर एडीआर का फॉर्मेशन करता है डोपामिन। नॉर एडीआर आपको पता है एक एड्रिनलिन ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है नॉर एडीआर, नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं इसको। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं तो इसमें डोपामिन में फर्क केवल और केवल किस चीज का है, एक OH ग्रुप का। यानी मुझे डोपामिन का क्या करवाना पड़ेगा, हाइड्रोक्सिलेशन। यानी बेसिकली फिनाइल एलानिन से लेकर नॉर एड्रिनलिन तक बनने तक 3 बार हाइड्रोक्सिलेशन और 1 बार डी कार्बोक्सिलेशन होता है। और ये नॉर एडीआर बाद में कन्वर्ट हो जाता है एडीआर, एड्रिनलिन, अगेन एक एड्रिनल मेडुला का हार्मोन एड्रिनलिन। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं इसके स्ट्रक्चर को नॉर एडीआर से, तो डिफरेंस है केवल एक मिथाइल ग्रुप का, बाकी सब कुछ सेम है। यानी नॉर एडीआर और एडीआर में डिफरेंस किसका है, केवल एक मिथाइल ग्रुप का। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या करवाया, मिथाइलेशन। यानी नॉर एडीआर से बनाना अगर आपको एडीआर तो आप करवा सकते हो उसका मिथाइलेशन। देखो नीट में आपसे स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे जाएंगे, बट मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स केवल इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये एंजाइम्स के नाम ऐसे क्यों रखे गए और कौन से प्रोसेस से क्या चीज का फॉर्मेशन होता है। आप स्ट्रक्चर नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। एक बार वापस बता देता हूँ, फिनाइल एलानिन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम के एंजाइम से, जिससे बनता है टायरोसिन। टायरोसिन का हाइड्रोक्सिलेशन होगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज नाम के एंजाइम से, जिससे बनेगा डोपा यानी डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। फिर डोपा का डी कार्बोक्सिलेशन जब होता है तो बनेगा डोपामिन। डोपामिन का हाइड्रोक्सिलेशन से बनेगा नॉर एडीआर और नॉर एडीआर के मिथाइलेशन से बनेगा एडीआर। अब यहाँ पे एक चीज जो एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पढ़ना है कि एडीआर, नॉर एडीआर और डोपामिन ये तीनों क्या है, कैटेकोलामिन्स। क्या है, कैटेकोलामिन्स। कैटेकोल एक तरह का अल्कोहल होता है। जब कैटेकोल और अमीन्स दोनों किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं कैटेकोलामिन्स। इसलिए आप कहते हैं कि एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस ग्रुप का ही नाम हमने रखा हुआ है कैटेकोलामिन्स। और उन कैटेकोलामिन्स में बेसिकली 3 हार्मोन्स है, डोपामिन, नॉर एडीआर और एडीआर। ये तीनों एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं। तो एक तो टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह से रहता है। इसके अलावा और कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसके साथ लिंक्ड है वो समझते हैं हम लोग। देखो डोपा की हेल्प से हम लोग एक पिगमेंट बनाते हैं जिसका नाम है मेलानिन। और यहाँ पे जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम रखा है टायरोसिनेज। वो टायरोसिनेज इसलिए रखा है क्योंकि पहले टायरोसिन से बनेगा डोपा और डोपा से बनेगा बाद में मेलानिन। तो एंजाइम का नाम क्या है, टायरोसिनेज। अब मेलानिन का क्या रोल है बॉडी के अंदर, क्या क्या फंक्शंस है, वो हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिंक करना चाहता हूँ ताकि हम हमारे दिमाग में क्लियर पिक्चर बिठा सके कि कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन के अफेक्ट होने से कैसा डिजीज प्रोड्यूस हो सकता है। अब मैं चलता हूँ टायरोसिन के पास में। देखो टायरोसिन कन्वर्ट होता है एक दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू होमोजेंटेसिक एसिड के अंदर। ये होमोजेंटेसिक एसिड एक एंजाइम यूज करके 2 अलग अलग
तरह के केमिकल मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड और एसिटो एसिटिक एसिड। और यहाँ पर जो एंजाइम आता है उसका नाम है होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज, यानी होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज होमोजेंटिसिक एसिड को कन्वर्ट करेगा फ्यूमेरिक एसिड और एसिटो एसिटिक एसिड में। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि टायरोसिन का जो डिग्रेडेशन होता है, जो ब्रेकडाउन होता है टायरोसिन का, वो ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से होता है कि टायरोसिन पहले होमोजेंटिसिक एसिड, फिर होमोजेंटिसिक एसिड ब्रेकडाउन हो जाएगा फ्यूमरेट और एसिटो एसिटेट के अंदर, और एंजाइम का नाम है होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज। अब यहाँ पर जो मैं बेसिकली एंजाइम्स के नाम ले रहा हूँ, ये एंजाइम्स के नाम आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि जो डिजीज हम लोग सारी यहाँ स्टडी करेंगे वो इन्हीं एंजाइम्स के साथ में रिलेशन रखती है। और टायरोसिन इसके अलावा हमें अच्छे से याद है एक हार्मोन का और फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है थायराइड हार्मोन। नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये कि विच अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स T3 T4, तो अपना आंसर है टायरोसिन। और याद रखना मुश्किल नहीं है, देखो बहुत आसान है, कितना मिलता जुलता नाम है। टायरोसिन का स्पेलिंग क्या है? TYRO, और थायराइड में भी कुछ इसी तरह से THYRO। तो टायरोसिन और थायराइड हार्मोन जो है नाम काफी मिलता जुलता है, इससे आप याद रख सकते हो कि टायरोसिन अमीनो एसिड थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन कर सकती है। अब आपके सामने ये पूरा चार्ट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये मेटाबॉलिज्म है। और अब जब हम लोग डिजीज स्टडी करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर चार्ट से वो तीनों डिजीज एक साथ में स्टडी कर सकते हो। चलो शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। वापस देखता हूं, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेशन करके बनाता है टायरोसिन, एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, PAH बोलते हैं इसको। अब देखो, बिकॉज ये एंजाइम एक प्रोटीन है, प्रोटीन हमेशा हमारी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बनेंगे, यानी ये जो एंजाइम है इसका फॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, और उस जीन का नाम है PAH जीन। क्या नाम है? PAH जीन। PAH जीन के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बना है PAH एंजाइम। अब अगर PAH जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए तो उस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि जो PAH का लेवल है वो या तो बहुत कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर माइल्ड लेवल पे कम रहेगा। वो डिपेंड करता है कि फिनाइल कीटोन यूरिया का सीवियरिटी कितना है। तो जो लेवल है PAH एंजाइम का बॉडी में वो कम होने लगता है, या फिर बहुत सीवियर केस में ये बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाता है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपकी बॉडी में PAH एंजाइम डेफिशिएंट हो गया तो बिकॉज ये एंजाइम यहाँ पर एब्सेंट है तो आप फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो जब आप डाइट लेंगे उस डाइट में जितना भी PA आ रहा है वो PA जो है आपकी बॉडी के अंदर इसका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो आपकी बॉडी में PA का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि PAH एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब ये PA जब आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है तो ये क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो जब फिनाइल एलानिन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस में होने लगता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुवेट के अंदर, और इस फिनाइल पायरुवेट को ही का ही दूसरा नाम है फिनाइल कीटोन। फिनाइल एलानिन जब बॉडी में बढ़ने लगता है तो एक्सेस मात्रा में आने के बाद में कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरुवेट में, और ये फिनाइल पायरुवेट को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन। अब बिकॉज ये फिनाइल कीटोन आपके नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसका जो एब्जॉर्प्शन है नेफ्रॉन से बहुत पुअर है, इसलिए ये जो है आपकी यूरिन में क्या होगा? एक्सक्रीट। हमें पता है जो जिस सब्सटेंस को किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। अब आपके यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है? फिनाइल कीटोन, इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या कहते हैं? फिनाइल कीटोन यूरिया। यहाँ पे एक मैं चीज बताऊंगा आपको, मेडिकल फील्ड में हम अगर किसी डिजीज के पीछे अगर सफिक्स यूज कर रहे हैं यूरिया तो इसका मतलब है कि इट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन यूरिन। जैसे मैं बोलूँ फिनाइल कीटोन यूरिया तो इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर फिनाइल कीटोन प्रेजेंट है, इसलिए हमने इस डिजीज का नाम क्या रख दिया? फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके अलावा जैसे मैं बोल सकता हूँ हिमेट यूरिया, तो हिमेट यूरिया का मतलब होगा प्रेजेंस ऑफ RBCs इन यूरिया या फिर प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। ठीक है, तो ये यूरिया वहाँ सफिक्स की तरह यूज होता है। तो सबसे पहले डिजीज का नाम फिनाइल कीटोन यूरिया क्यों रखा? क्योंकि इसमें यूरिन के अंदर फिनाइल कीटोन्स पाए जाते हैं। और डिजीज का हमने कॉज देख लिया, कॉज है कि PAH जीन जो है उसमें म्यूटेशन हो रखा है। अब फिनाइल एलानिन जब आपकी बॉडी में इंक्रीज होने लगता है तो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं इंक्रीज्ड फिनाइल एलानिन का। तो जब डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उस डेवलपमेंटल स्टेजेस में अगर फिनाइल एलानिन बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो ये सीधे सीधे आपके न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकती है। और अगर न्यूरॉन्स डैमेज हुए इन्फेंसी के अंदर, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं या फिर
या फिर इंट्रायूटेराइन लाइफ मतलब आपकी फीटल लाइफ, जब आप फीटस में प्रेजेंट हो उस वक्त अगर न्यूरोनल डैमेज होने लगता है तो उसकी वजह से एक तो सबसे पहले मेंटल रिटार्डेशन होता है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे केसेस हमेशा मेंटली रिटार्डेड रहेंगे, ठीक है। और फिर उसके अलावा बॉडी में सीजर्स या कन्वर्जन्स आने लगते हैं। कन्वर्जन्स बेसिकली उसका मतलब होता है फिट्स आना, जैसे हम कहते हैं ना ताने आना बोलते हैं प्रॉपर हिंदी के अंदर। जैसा एपिलेप्सी के केसेस में होता है कि बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसको हम कहते हैं सीजर्स या कन्वर्जन्स, और ये होते हैं बिकॉज ऑफ न्यूरोनल डैमेज। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का वो बहुत डिलेड चलता है। तो ये सारी कंडीशंस होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर, और यही हमें इस डिजीज के बारे में याद रखना है। इससे ज़्यादा डिटेल में नीट में क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, डिजीज का नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। अब नाम से आप एक चीज तो समझ गए कि इस डिजीज के अंदर आपकी यूरिन में प्रेजेंट होगा एक सब्सटेंस जिसका नाम है एल्केप्टोन, ठीक है। तो यही फायदा होता है सफिक्स और प्रीफिक्स याद करने का, सीधा दिमाग में चीजें आ जाती है। एल्केप्टोन्यूरिया के लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है वो है AKU। अब वापस चलते हैं एक बार मेटाबॉलिज्म फटाफट। टायरोसिन कन्वर्ट होता है होमोजेंटिसेट में, होमोजेंटिसेट बाद में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट और एसिटोएसिटेट के अंदर, और यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है HGD होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज। अब सेम जैसे फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल था, इसके लिए भी एक जीन रेस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है HGD जीन। उसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से HGD का कॉन्सेंट्रेशन या तो बहुत कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएगा। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज नाम का एंजाइम नहीं है तो क्या जो है होमोजेंटिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि ये बाद में डिग्रेड नहीं हो रहा और आपकी बॉडी में होमोजेंटिसेट बढ़ने लगता है। तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर होमोजेंटिसेट बढ़ने लगा। अब ये होमोजेंटिसेट क्या क्या कर सकता है, बिकॉज ये भी पोरली एब्जॉर्ब होता है किडनी में, तो आपकी यूरिन में सीधा सीधा एक्सक्रीट होगा। अब ध्यान से सुनना, ये होमोजेंटिसेट जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और जब होमोजेंटिसेट ऑक्सीडाइज होता है तो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है एल्केप्टोन। क्या नाम है, एल्केप्टोन। और ये एल्केप्टोन डार्क ब्लैक कलर का रहता है, इसलिए इस डिजीज का नाम क्या हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया, क्योंकि यूरिन के अंदर एल्केप्टोन प्रेजेंट है। और प्लस बिकॉज एल्केप्टोन की वजह से यूरिन कैसी हो गई, ब्लैक कलर की, इसलिए इस डिजीज का नाम है ब्लैक यूरिन डिजीज। जो आपको ध्यान रखना है, ब्लैक यूरिन डिजीज किसको हम कहते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया को। क्यों, बिकॉज जब इसके अंदर होमोजेंटिसेट बढ़ता है तो होमोजेंटिसेट यूरिन में एक्सक्रीट होगा, और यूरिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो कुछ टाइम बाद में वो ब्लैक पड़ने लगता है, जिसकी वजह से इस डिजीज का नाम है ब्लैक यूरिन डिजीज। इसके अलावा होमोजेंटिसेट जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में जाके डिपॉजिट होने लगती है। अब जब ये होमोजेंटिसेट कनेक्टिव टिश्यू में जाके डिपॉजिट होगा तो ये स्किन और कार्टिलेजेस जो है उसका कलर जो है डार्क करने लगता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ओक्रोनोसिस। क्या कहते हैं, ओक्रोनोसिस। तो व्हाट इज ओक्रोनोसिस, ओक्रोनोसिस का मतलब हो गया इट इज डार्कनिंग ऑफ स्किन एंड कार्टिलेज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ होमोजेंटिसेट। मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको एल्केप्टोन्यूरिया पेशेंट्स की, इसके बाद में तब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ओक्रोनोसिस होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ होमोजेंटिसेट इन दी कनेक्टिव टिश्यूज। और बेसिकली क्या होता है, देखो जिनको एल्केप्टोन्यूरिया रहता है उन एल्केप्टोन्यूरिया में ऐसा नहीं होता कि एकदम से इतने ज्यादा डिपॉजिट हो गए कि डार्कनिंग हो गया स्किन वगैरह का। टाइम लगता है डार्कनिंग में, और करीब 30 साल की एज आते आते आपको जो डार्कनिंग है स्किन और कार्टिलेजेस की वो उतनी क्लियर डार्कनिंग दिखाई देने लगती है। उसके अलावा जो होमोजेंटिसेट है वो जाके हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन होने लगते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं हम जिसको, बेसिकली कि जो आपके जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स का होने लगता है इन्फ्लेमेशन, स्पेशली आपके स्पाइन यानी बैकबोन और लार्ज जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन होने लगता है। कब, जब होमोजेंटिसेट जाकर डिपॉजिट होने लगता है जॉइंट्स के अंदर। तो ये बेसिकली सिम्टम्स हैं एल्केप्टोन्यूरिया पेशेंट्स के, और वो सारी नॉलेज जो आपके पास होनी चाहिए एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज के बारे में। फटाफट कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास में, देखो एल्केप्टोन्यूरिया पेशेंट्स, डार्कनिंग ऑफ स्किन दिख रही होगी आपको किस तरह से, पाम की जो स्किन है वो बिल्कुल डार्क हो गई। उसके अलावा डार्कनिंग ऑफ आई, बिकॉज आई के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो अच्छी खासी डार्कनेस यहाँ पर आपको जो स्क्लेरा में देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर और यहाँ पे आपको स्क्लेरा में डार्क डिपोजिशंस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बिकॉज कार्टिलेज में भी डिपॉजिट है तो आपको ईयर पिन दिख रहा होगा यहाँ पे बिल्कुल डार्क, दैट्स बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ होमोजेंटिसेट। इसी तरह से जब मैंने इस पेशेंट का यूरिन एक टेस्ट ट्यूब में ले जाकर रखा कुछ टाइम तक, तो वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का शो होने लगता है, इसलिए हम इस डिजीज को कहते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। और उसके अलावा आर्थराइटिस यानी सीवियर पेन होने लगता है हमारे जॉइंट्स और स्पाइन के
अंदर। तो ये एल्केप्टोन यूरिया। नेक्स्ट चलता हूं मैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म भी आपने सुना होगा, एल्बिनो। एल्बिनो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिल्कुल सफेद, तो वो वर्ड यहाँ से बना। ये क्यों ऐसा नाम रखा हमने वो देखते हैं हम लोग। देखो वापस एक बार चलता हूँ। टायरोसिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिलेशन करके, और फिर ये डोपा टायरोसिनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से बनाता है एक मेलानिन पिगमेंट। अब मैं पहले तो मेलानिन पिगमेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा। देखो हमारी स्किन में बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग एक्सट्रीम सनलाइट में ज़्यादा टाइम रहते हैं तो सनलाइट के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे स्किन को डैमेज कर सकती है। तो उस डैमेज से बचाने के लिए आपकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होने लगता है। अब ये मेलानिन पिगमेंट जो है सीधा यूवी एब्जॉर्ब कर लेता है और ये पिगमेंट इस यूवी को आपके स्किन सेल्स तक पहुंचने नहीं देता। तो और जब ये मेलानिन आपकी स्किन में डिपॉजिट होने लगता है तो आपका स्किन क्या होने लगता है, डार्क होने लगता है, जिसको हम कहते हैं टैनिंग ऑफ स्किन। आपने देखा होगा कई बार जब आप ज़्यादा टाइम धूप में रहते हैं तो उसकी वजह से आपका स्किन जो है टैन होने लगता है। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं यहाँ लाइव कैमरा पे, तो देखो यहाँ पे आपको ये दिख सकता होगा। यहाँ पे अगर हो सकता है नहीं दिखे कैमरा क्वालिटी की वजह से, तो आप कभी खुद देखना जिस पार्ट पे आप घड़ी बांधते हो वो पार्ट आपको थोड़ा कंपेरेटिवली वाइट दिखता है और पास वाला एरिया थोड़ा डार्क दिखता है। वो इसलिए क्योंकि उस घड़ी की वजह से वो एक्सट्रीम सनलाइट आपकी स्किन तक नहीं पहुंचती, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो है आपके मेलानिन का डिपोजिशन नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा जो रिलेटिवली वाइट दिखाई देता है। और यहाँ पर मेलानिन का डिपॉजिट होता है तो इसको हम इसकी टैनिंग होती रहती है। तो मेलानिन पिगमेंट बेसिकली हमारे स्किन में डिपॉजिट होने लगता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और इसकी वजह से स्किन की जो हमें टैनिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा मेलानिन पिगमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रेटिना की फंक्शनिंग में। जो रेटिना एक नॉर्मल विजन प्रोड्यूस करती है उसमें मेलानिन का एक बहुत अच्छा रोल रहता है। अब सीधा चलते हैं हम एल्बिनिज्म डिजीज की बात करें हम लोग, तो म्यूटेशन हो गया उस जीन में जो प्रोड्यूस कर रहा है टायरोसिनेज नाम का एंजाइम। अब बिकॉज उसमें म्यूटेशन होगा तो टायरोसिनेज आपका जो है वो या तो बहुत रिड्यूस हो जाएगा या फिर जो है बिल्कुल ही एब्सेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो है टायरोसिनेज जो जीन है या जो एल्बिनिज्म है वो किसी एक जीन से कंट्रोल नहीं होता। हमने देखा फिनाइलकीटोन्यूरिया और एल्केप्टोन्यूरिया किसी पर्टिकुलर एक सिंगल जीन से एसोसिएटेड है, लेकिन एल्बिनिज्म के लिए बहुत सारे अलग अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो किसी एक जीन की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। इसलिए एल्बिनिज्म के डिफरेंट टाइप्स भी हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा जीन इसमें इन्वॉल्व हुआ है, बट हम लोग एक जनरल पैटर्न में इसको स्टडी कर रहे हैं। अब बिकॉज टायरोसिनेज नाम का एंजाइम यहाँ पर एब्सेंट है तो आपका मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, और अगर मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो जो आपका स्किन का कलर है वो बहुत ज़्यादा फेयर देखने को मिलता है। रिड्यूस्ड पिगमेंटेशन होता है आपके स्किन में, हेयर में और आईज के अंदर। इन तीनों में मेलानिन का डिपोजिशन बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, टायरोसिनेज एंजाइम एब्सेंट है। अब पिगमेंटेशन कम होने की वजह से क्या होगा, आपका स्किन बहुत ज़्यादा फेयर दिखाई देगा आपको। उसके अलावा आपका जो आइरिस होता है, जो आँख के बीच का जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर है आइरिस, वो भी लाइट कलर दिखाई देगा। और उसके अलावा आपके जो हेयर है वो बिल्कुल सफ़ेद या फिर लाइट कलर के प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके अलावा बिकॉज रेटिना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेलानिन का, मेलानिन पिगमेंट नहीं फॉर्म हो रहा तो विजन में प्रॉब्लम्स आती है। एक तो सबसे पहले आपका विजन का जो शार्पनेस है, किसी चीज़ को आप कितना शार्प तरीके से देख रहे हो वो कम होने लगती है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी जो लाइट सेंसिटिविटी है वो जो है इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि नॉर्मली जैसा मतलब नॉर्मली एकदम आराम से हम लोग सनलाइट में खड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं लाइट को, ज़रा से उन पे लाइट पड़ती है और तो वो उस चीज़ से दूर भागते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटोफोबिया, यानी फियर ऑफ लाइट से उन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अब मेलानिन डिपोजिशन नहीं हो रहा, मेलानिन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था यूवी प्रोटेक्शन में। अब मेलानिन नहीं है तो आपकी बॉडी एक्सपोज्ड होगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। तो जब इस तरह के लोग लंबे टाइम के लिए सन में एक्सपोजर करते हैं तो उनके ऐसे केसेस में स्किन डैमेज हो सकती है, और डैमेज के साथ साथ में कैंसर भी डेवलप हो सकता है। और इसमें जो कैंसर डेवलप होता है वो है मेलानोमा नाम का एक कैंसर इसमें डेवलप हो सकता है। कुछ फोटोग्राफ्स अगर मैं आपको दिखाऊं, ये केस देख सकते हो, वेरी फेयर स्किन दिख रही होगी आपको, इसमें बिल्कुल मेलानिन का डिपोजिशन नील है। आइरिस देखो आप, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम आइरिस कहते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा, ये जो व्हाइट कलर होता है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ये जो डार्क बड़ा वाला सर्कल है दिस इज आइरिस, और ये जो बीच में बिल्कुल डार्क आपको दिख रहा है दिस इज प्यूपिल। तो आपको यहाँ पे जो आइरिस है बिल्कुल लाइट कलर में दिख रही होगी, ये आइरिस। उसके अलावा हेयर आप देख सकते हो बिल्कुल लाइट कलर्ड हेयर है। शार्पनेस जो है इमेज की थोड़ी कम होने लगती है।
उसके अलावा फोटोफोबिया, लाइट से हम दूर भागते हैं, और उसके अलावा मेलानोमा नाम का एक कैंसर जो स्किन कैंसर है एक टाइप का, वो डेवलप होता है। अब बिकॉज ये तीनों ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स थी तो हम लोग इनका इनहेरिटेंस देख लेते हैं। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं हमारे एक वीडियो के अंदर, तो मैं थोड़ा फटाफट ले लूंगा आपको। अगर आप इसको बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा है कि जहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। फटाफट में एक बार देख लेता हूँ। ये एक नॉर्मल केस होगा, जैसा हम यहाँ लिखेंगे ये डिजीज्ड है क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, और जो हेट्रोजाइगस केस है वो होगा कैरियर। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन था, एक नॉर्मल वुमेन जिसके फादर एल्बिनो थे। अब एल्बिनो मतलब होता है उस इंडिविजुअल को कहते हैं जिसको एल्बिनिज्म होता है। नॉर्मल वुमेन जिसके फादर एल्बिनो है, उन्होंने शादी की एक एल्बिनो मैन के साथ में, बिल्कुल। तो कितने उनके ऑफस्प्रिंग्स का हमें निकालना है कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे पास में। अब वो वुमेन नॉर्मल है लेकिन उसके अगर फादर एल्बिनो थे, इसका मतलब उस वुमेन में एक जीन तो पक्का एल्बिनो वाला आएगा। वुमेन नॉर्मल है मतलब कि वो जो है डिजीज मैनिफेस्ट नहीं कर रही, लेकिन उसके पास में जीन जरूर प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या हो गई, कैरियर। एल्बिनो फादर है, स्मॉल ए, तो एक तो पक्का उसकी डॉटर में जाएगा ही जाएगा, इसलिए ये कैरियर होगी। और मैन कैसा है, एल्बिनो, तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल ए। अब जो गैमेट्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे कि वुमेन दो तरह के गैमेट बनाएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, और मैन केवल एक ही टाइप का स्मॉल ए। तो मैं फटाफट चेकर बोर्ड बनाऊं अगर यहाँ पे आपके सामने, तो मुझे कुछ रिजल्ट्स ऐसा मिलेगा, यानी जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेगी उन ऑफस्प्रिंग्स में 50% चांस है एल्बिनिज्म के और 50% चांस होंगे कैरियर के। तो बस अपना आंसर हो गया डी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस इसी तरह से कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। इट्स बेटर यू वर्क स्मार्टली एंड नॉट वर्क हार्डली। ध्यान रखिए, चीज़ों को जितना अच्छे से आप कंसेप्ट वाइज समझोगे, चीज़ें उतने लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।